जोशीमठ के हालात पर प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा की अध्यक्षता में आज दोपहर बाद एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कैबिनेट सचिव, वरिष्ठ अधिकारी और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य बैठक में रहेंगे उपस्थित। जोशीमठ में जमीन धंसने के बाद पैदा हुए हालात पर होगी विस्तृत चर्चा। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की हुई शुरुआत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर, अनुराग ठाकुर और निशित प्रामाणिक ने दीप प्रज्वलित कर समारोह की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को करेंगे औपचारिक उद्घाटन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोटा में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। वित्त मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और मुद्रा योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों, लघु उद्यमियों और पशुपालकों को ऋण वितरित करेंगे। उत्तर भारत के कुछ भागों में शीतलहर का प्रकोप जारी। कड़ाके की ठंड के चलते सामान्य जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। घने कोहरे के चलते सड़क, रेल और हवाई यातायात बाधित। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में चीन ने कोविड-19 महामारी के कारण अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों पर 3 साल से लागू प्रतिबंध समाप्त करते हुए अपनी सीमाएं खोली। चीन में प्रवेश करने वाले यात्रियों को अब नहीं रहना होगा क्वारंटीन। और श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज पर भारत ने 2-1 से किया कब्जा। राजकोट में कल खेले गए तीसरे मैच में दर्ज की धमाकेदार जीत। 51 गेंदों में 112 रनों की नाबाद तूफानी पारी खेलने वाले सूर्य कुमार यादव बने जीत के नायक। नमस्कार, इस वक्त की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर हैं। मैं हूं प्रकाश और खबर विस्तार से। जोशीमठ पर आज दोपहर बाद प्रधानमंत्री कार्यालय की एक अहम बैठक होगी। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा आज दोपहर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में कैबिनेट सचिव और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य रहेंगे। जोशीमठ के जिला पदाधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहेंगे। उत्तराखंड के वरिष्ठ अधिकारी भी वीसी के माध्यम से समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। जोशीमठ में घरों में दरारें आने के बाद कई परिवारों को डेंजर जोन से निकाल लिया गया है, लेकिन वहां कुछ घर अभी भी ऐसे हैं जो क्षतिग्रस्त नहीं हुए हैं। इन घरों में अभी भी लोग रह रहे हैं। प्रशासन ऐसे परिवारों के लिए ड्राई राशन और उनके बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था कर रहा है। लोगों को 24 घंटे मेडिकल की सुविधाएं दी जा रही हैं। जोशीमठ में ग्राउंड जीरो से पेश है हमारे संवाददाता नीरज सिंह की रिपोर्ट। प्रशासन उन लोगों के लिए ड्राई राशन उपलब्ध करवा रहा है कि जो लोग अपने घरों में जा सकते हैं या अपने घरों में जो खाना है वो बना सकते हैं। एक जो ड्राई राशन की एक जो किट है वो उपलब्ध कराई है। दूध मौजूद है। किन किन चीज़ों को आप लोग उपलब्ध करवा रहे हो? इसमें क्या क्या है इस पूरी किट? 5 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, तेल है, मसाले हैं, चाय पत्ती है और ये दूध है। ये हम अभी उपलब्ध करा रहे हैं। सुबह से हम लगे हुए हैं। राहत सामग्री है सर, खाने पीने का सामान। दूध कितना दिया आपको? 10 पैकेट। मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं, हमारे कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये अगर आप देखें तो ये दाल है, दाल मौजूद है। इसके अलावा ये जो ऑयल है, ऑयल यहाँ पर है। प्रशासन का ये कहना है कि जैसे जैसे इनकी ज़रूरतें होती हैं, जैसे जैसे जो लोग हैं वो प्रशासन को फ़ोन करते हैं तो उसके बाद ये जो सामान है, ड्राई सामान, उन तक पहुंचाया जाता है। एक लिस्ट तैयार की जा रही है। जिन लोगों के जो मकान हैं वो प्रभावित हुए थे, उस लिस्ट के आधार पर ही जो लोग हैं उनको कॉल किया जाता है। वो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। इसके साथ ही अलाव का भी जो इंतजाम है वो यहाँ पर किया गया है जगह जगह, क्योंकि सर्दी का समय है। लकड़ियाँ हैं वो अगर आप देखें यहाँ मौजूद हैं अलाव के लिए, ताकि सर्दी से कम कुछ राहत यहाँ के लोगों को मिल पाए। मेडिकल की जो सुविधा है वो इस तरह के कैंपों में मौजूद है और यहाँ पर
डॉक्टर की एक टीम भी है। ये तमाम जो दवाइयाँ हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। किस किस तरह की दवाइयाँ आप लोगों ने यहाँ पे रखी हैं? फर्स्टली तो यहाँ पे लोगों को जो अपने घर से यहाँ पे शिफ्ट किए हैं उनको एक काउंसलिंग के लिए बोला गया है, और बाकी जो डेली फर्स्ट एड वाली दवाइयाँ हैं वो मुहैया की जा रही हैं सरकार की तरफ से, और जिसमें ये बुखार, सर्दी, जुकाम की, दर्द की जो भी समस्याएं हैं उनके लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो ये डॉक्टर की टीम यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पे मतलब 24 घंटे रहती है? हाँ, 24 घंटे। इनका ये कहना है कि अभी जैसे यहाँ पर आए हैं और पहली बार यहाँ पर पहुँचे हैं किट के साथ, और जो भी लोग हैं जिनको भी अगर किसी तरह की परेशानी है तो उसकी एक लिस्ट बनाई जाएगी और उसी के हिसाब से जो दवाइयाँ हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। कैमरामैन सुमित के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, जोशीमठ। और मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। आज यूथ प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर, अनुराग ठाकुर और निशत प्रामाणिक ने दीप प्रज्वलन किया। सम्मेलन का समापन 10 जनवरी को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन करेंगे, जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी और प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान करेंगी। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का विषय है प्रवासी अमृतकाल में भारत के प्रगति के में विश्वसनीय भागीदार। 70 विभिन्न देशों के 3500 से अधिक प्रवासी भारतीय इस सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। और इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भारतीय मूल के प्रतिभाशाली दिमागों ने दुनिया भर के टेक पावर हाउसों में अपनी प्रतिभा के साथ एक रणनीतिक भूमिका निभाई है। India is 1/6 of the humanity. In other words, 1 in every 6 person in the world is an Indian. Our youth is 60% of the population. In fact, you would be surprised to note that the median age of Indian diaspora in many countries around the world is less than that of other foreign-born and immigration populations there, making Indian diaspora youth a sizable force in several countries to reckon with. The Indian diaspora is hardworking and are go-getters in their fields. Your spirit is unparalleled and unflinching. साथ ही अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भारत के युवाओं ने ही पिछले 8 वर्षों में भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप नेशन बनाने का काम किया है। भारत के युवाओं ने ही पिछले 8 वर्षों में भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप नेशन बनाने का काम भी किया है। 80,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स भारत में हो गए हैं। जहां दुनिया कोविड से लड़ रही थी, भारत के युवा अपनी स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न का दर्जा देने का काम कर रहे थे। आपदा के समय भी अवसर की बात युवाओं ने दिखाई और हमारी 50 स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न का दर्जा भी आपदा के समय मिला। यह दिखाता है भारत के युवाओं की क्षमता क्या है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सम्मेलन में भारतीय युवाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया से लेकर स्टार्टअप इंडिया तक भारतीय युवा अपनी प्रतिभा के बल पर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने प्रदेश में विकसित हो रहे स्टार्टअप कल्चर को लेकर भी युवाओं की तारीफ की। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत युवा आज सर्वश्रेष्ठ देने का काम कर रहे हैं। खेलो इंडिया से लेके स्टार्टअप इंडिया तक, स्किल इंडिया से लेके मेक इन इंडिया तक, अटल टिंकरिंग लैब से लेकर 5G टेक्नोलॉजी तक हर क्षेत्र ने भारतीय युवाओं ने अपनी प्रतिभा के बल पर नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। अभी अनुराग जी बता रहे थे 100 से अधिक स्टार्टअप को यूनिकॉर्न और 4 स्टार्टअप्स को डेकाकॉर्न बनाया। ये इंदौर, अकेले इंदौर में 1500 से ज्यादा स्टार्टअप्स यहाँ के नौजवानों ने प्रारंभ किए हैं और मध्य प्रदेश के गांव-गांव से नौजवान निकल रहे हैं अपने इनोवेटिव आइडियाज लेके। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने संबोधन में प्रवासी भारतीयों के अपनी मातृभूमि से जुड़ाव की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारतीय लोग अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी नए संबंध स्थापित कर रहे हैं। This is an era where we are increasingly confident about our prospects, and when we seek to connect more closely
with the Indian community, with the international community. India has the largest diaspora in the world, and many would say the most talented. But what is perhaps unique about us is the intensity of the bonding between the community abroad and the motherland. साथ ही विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार दुनिया में इन युवाओं को एक बेहतर और सुरक्षित वातावरण देने के लिए काम कर रही है। The younger generations are also very much in the forefront of connecting India to the world. They do so not only through their activities at home, but by studying, working, and traveling abroad. Our endeavor is therefore to maximize support for them and to ensure that they realize the benefits and achievements that are due to them. We strive to create a better workplace, a more secure traveling experience, and a non-discriminatory treatment abroad. और इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन चल रहा है और इस मौके पर विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन से विशेष बातचीत की हमारी संवाददाता मेघना देव ने। हमारे साथ मौजूद हैं विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन। बहुत बहुत शुक्रिया सर डीडी न्यूज से बात करने के लिए। सर, आज यूथ प्रवासी भारतीय दिवस का कार्यक्रम है, अहम शुरुआत है एक तरीके से यंग डायस्पोरा से कनेक्ट करने की, क्या कहेंगे? ये प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन के साथ उसके शुरुआत में ही हमने युवा भारतीय प्रवासी कन्वेंशन का कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें केवल देश भर से नहीं दुनिया भर से युवा, प्रवासी युवा इंदौर में आए हैं और भारत का जो विविधता है, भारत का प्रजातंत्र है, भारत का पोटेंशियल है आने वाले दिनों में, उसके बारे में वो एक्सप्लोर करे, वो अवगत हो जाए और आने वाले दिनों में उसका फायदा वो उठाए। इसी उद्देश्य के साथ हमने युवा प्रवासी भारतीय कन्वेंशन का आयोजन किया। सर देखिए, कई प्लेनरी सेशंस होने वाले हैं इस बार, खास तौर पर 4 ऐसे प्लेनरी सेशन हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हेड करेंगे। क्या एजेंडा है सर और क्या एक तरीके से फोकस रहेगा? ये दिखाता है कि भारत का जिस तरह का भारत का जो स्थान है पूरे विश्व के पटल में, जो एक ताकत के नाते, ग्लोबल पावर के नाते जो भारत उभर रहा है, तो उस परिप्रेक्ष्य में भारत का जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल अपने डायस्पोरा के माध्यम से और डायस्पोरा को भी उसका फायदा मिले, इस उद्देश्य के साथ हमने सॉफ्ट पावर के विषय में, विमेन एंटरप्रेन्योर्स के संबंध में, मोबिलिटी और स्किल डेवलपमेंट के विषय में, पार्टनरशिप के विषय में और इन सब विषयों में अपने जो भारतीय प्रवासी भारतीय है वो उनको अवगत कराने के लिए और उनको इस सारे विषय के बारे में उनका जो सुझाव है ये सब लेने की दृष्टि से हमने ये किया है। G20 पे भी एक खास टाउन हॉल हो रहा है। G20 की अध्यक्षता इस वर्ष भारत के पास है, अहम है और खास तौर पर यहाँ डायस्पोरा के सामने शोकेस करना। भारत का जो G20 का प्रेसिडेंसी केवल भारत का नहीं है, पूरे दुनिया के जो समाज है, जो भारत के जैसे है, विकासशील देश है, विकासशील देशों को भी इसका फायदा होना चाहिए। इसलिए देश दुनिया भर से जो प्रवासी आ रहे हैं उनके सामने हम ये जो परिप्रेक्ष्य है, भारत जिस तरह से इसको भारत का जो अध्यक्षता को देख रहे हैं, हमने कहा कि डाइवर्सिटी, डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट, ये सारे विषय उनके सामने रखने की दृष्टि से ये टाउन हॉल का आयोजन किया। वाइडर रिप्रेजेंटेशन नजर आ रहा है इस बार प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड्स में। कैमरा पर्सन संजीव के साथ मैं मेघना देव, डीडी न्यूज इंदौर। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हुए प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के NRI पहुंचे हैं। ऐसे ही कुछ लोगों से दूरदर्शन से बातचीत में उन्होंने बताया कि कैसे भारतीयों का दुनिया भर में सम्मान बढ़ा है। विश्व भर में बैठे हुए हिंदुस्तानियों से संपर्क साधा है पिछले 6-7 सालों में, वो अविस्मरणीय है। लाइक पहले हम लोगों को कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता था। दूसरा कि जो भारतीयों का विदेशों में उतना नाम नहीं था, मोदी जी के आने के बाद सबसे पहला काम हुआ है कि हमारा नाम, काम, हमारी जो है गरिमा बहुत बढ़ी है।
हमारे प्रोफेशनलिज्म को, हमारे एथिकल प्रैक्टिसेस को, जो कि भारत के रूट से जाता है, हमारे कल्चर से जाता है, इसका मान सम्मान बढ़ा है। मेरा नाम लविशा कपूर है। हम ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पीबीडी में। इस साल तीसरी बार आए हैं हम इधर। पीबीडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल लाइक मी, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो कभी इंडिया में पैदा नहीं हुए, कभी रहे नहीं, कि आए अपने रूट से कनेक्ट हों। हम नो इंडिया प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पर आए हैं, जिससे हम यूथ को बताते हैं कि आपके एंसेस्टर्स कहाँ के थे, इंडिया कैसा है। पीबीडी आई थिंक मुझे हर साल होना चाहिए, हर साल ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, लोग इन्वॉल्व होना चाहिए, स्पेशली यूथ लाइक मी, बिकॉज हमें पता नहीं होता कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें। सो आई रियली एंजॉय माई टाइम हियर एंड आई होप टू कम अगेन फॉर द 4th टाइम। मैं पवन कुमार मिश्रा थाईलैंड से यहाँ आया हुआ हूँ और इंदौर में आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। इंदौर एक तो स्वच्छता की नगरी है और इस सम्मेलन में आने का मेन मकसद यही है कि हम भारत से और जुड़ पाते हैं और सारे दुनिया के जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं उनसे मिलना और अपने देश के बारे में जानना और बहुत कुछ जो हम नहीं जानते हैं उसके बारे में हमें नॉलेज मिल जाती है एक ही जगह पे। और इस सम्मेलन से जाने के बाद में हमें और भी बहुत सारी जो अपने देश के लिए अच्छाई के लिए अपने देश के विकास में सहयोग हो सकता है उस बारे में हम वहाँ जाके भी कुछ कार्यक्रम कर सकते हैं और लोगों में प्रोत्साहन कर सकते हैं कि लोग यहाँ पे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश में इन्वेस्ट करें और अपने देश का सहयोग करें। और अब जरा कोरोना की बात कर लेते हैं। नजर डालते हैं कोरोना संक्रमण के ताज़ा आंकड़ों पर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 163 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 247 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.11% दर्ज की गई है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 0.10% है। वर्तमान में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 2423 है। मौसम की बात करें तो उत्तर भारत के कुछ भागों में कोहरे और शीतलहर का प्रकोप जारी है। घने कोहरे, बर्फीली हवाओं और गिरते तापमान से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत कई राज्यों में ठंड बढ़ गई है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अगले कुछ दिनों तक घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं। दिल्ली एनसीआर में तापमान गिरने के साथ ही ठंड और ठिठुरन से लोग परेशान हैं। दिल्ली में आज सफदरजंग में इस सीजन का अब तक का सबसे न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री दर्ज किया गया। देश के कई राज्यों में आज सुबह ठंड के साथ सड़कों पर घना कोहरा बना रहा। विजिबिलिटी कम होने का असर वाहनों की रफ्तार पर पड़ा है। रेल की रफ्तार पर भी कोहरे की मार पड़ी है। उधर रेल की रफ्तार पर भी कोहरे की मार पड़ी है और तकरीबन 42 ट्रेनें अपने नियमित समय से 1 से 5 घंटे की देरी से चल रही हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को बड़े पैमाने पर असुविधा हो रही है। वहीं दिल्ली हवाई अड्डे पर धुंध के कारण उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई हैं। खराब मौसम के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर 20 उड़ानें देरी से चल रही हैं। वहीं एयरपोर्ट प्रशासन ने टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए कैट 3 सिस्टम सक्रिय कर दिया। और चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए कोरोना प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया है। प्रतिबंधों में ढील के बाद चीन में प्रवेश करने वाले यात्रियों को अब क्वारंटीन नहीं रहना होगा। इससे पहले 3 साल तक चीन में आने वाले यात्रियों को 2 हफ्ते तक क्वारंटीन रहना जरूरी था। चीन में इस समय कोरोना के नए वेरिएंट का कहर तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के बढ़ते मरीजों से अस्पताल की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जता चुका है। और जापान की बात करें तो जापान में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए चीन से आने वाले लोगों के लिए आज से सीमा पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी गई है। चीन से सीधी उड़ानों के माध्यम से आने वाले यात्रियों को अपने प्रस्थान से 72 घंटे के भीतर प्राप्त कोविड की नकारात्मक जांच का प्रमाण दिखाना होगा। जापान में आगमन पर होने वाले टेस्ट को साधारण एंटीजन टेस्ट से बदलकर पीसीआर स्क्रीनिंग जैसे अधिक सटीक तरीकों में बदला जा रहा है। वहीं संक्रमण पाए जाने पर क्वारंटीन में रहना होगा। वहीं जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि बीती 30 दिसंबर से 5 जनवरी तक चीन से आने वाले
4,895 यात्रियों की कोविड जांच की गई। उनमें से 408 लोग संक्रमित हो गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के युद्ध विराम को ढोंग बताते हुए कहा कि रूस ने युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद बखमुत शहर में लगातार गोलीबारी की। ज़ेलेंस्की ने कहा कि दुनिया ने एक बार फिर रूस के भ्रामक बयानों को देख लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि रूसी आक्रमणकारियों को देश से बाहर निकालने के लिए यूक्रेनी सेना का प्रयास जारी है। यूक्रेन में जल्दी ही संघर्ष विराम, सुरक्षा और शांति की बहाली होगी। और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की नई सरकार के खिलाफ तेल अवीव में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं के कामकाज पर प्रभाव पड़ेगा। प्रदर्शनकारियों ने उम्मीद जताते हुए कहा कि इन प्रदर्शनों की मदद से नई सरकार को बेदखल करने में कामयाबी मिलेगी। भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के तीसरे मुकाबले को 91 रनों से अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही भारत ने 3 मैचों की सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 228 रन बनाए थे। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 17वें ओवर में ही पवेलियन लौट गई और मैच गंवा दिया। भारतीय क्रिकेट टीम ने साल 2023 की शुरुआत शानदार अंदाज में की है। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ खेले गए 3 मैचों की T20 सीरीज के तीसरे और निर्णायक मुकाबले को 91 रनों से अपने नाम कर लिया। इस शानदार जीत के साथ ही भारत ने 3 मैचों की T20 सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर ली है। शनिवार को शाम राजकोट में खेले गए इस मुकाबले में टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही। टीम के ओपनर ईशान किशन ने मुकाबले के शुरू में ही अपना विकेट गंवा दिया। ईशान किशन के आउट होने के बाद शुभमन गिल और राहुल त्रिपाठी ने पारी को संभाला। राहुल त्रिपाठी 35 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से टीम में जान फूंक दी। उन्होंने शुभमन गिल के साथ मिलकर 111 रनों की साझेदारी की। गिल 46 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद मैदान पर उतरे टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या और दीपक हुड्डा 4-4 रन बनाकर आउट हुए। इस प्रकार सूर्य कुमार यादव की शानदार शतकीय पारी की बदौलत भारत ने श्रीलंका के सामने जीत के लिए 229 रनों का लक्ष्य रखा। सूर्य कुमार यादव ने इस मुकाबले में 51 गेंदों में 112 रन की यादगार पारी खेली। वहीं भारत द्वारा दिए गए लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम 137 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारतीय गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी के सामने श्रीलंकाई बल्लेबाजों की एक न चली और एक के बाद एक पूरी टीम 17वें ओवर में ही पवेलियन लौट गई। श्रीलंका की ओर से दासुन और मेंडिस ने सर्वाधिक 23 रन की पारी खेली। भारत के लिए सबसे ज्यादा 3 विकेट अर्शदीप सिंह ने लिए। वहीं हार्दिक, युजवेंद्र चहल और उमरान मलिक ने 2-2 विकेट चटकाए, जबकि अक्षर पटेल ने 1 विकेट अपने नाम किया। इस सीरीज में बड़े खिलाड़ियों को आराम दिया गया था, तो वहीं कुछ नए खिलाड़ियों को भी परखा गया। भारत और श्रीलंका की टीम अब 10 जनवरी से 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज में फिर एक बार आमने सामने होंगी। उम्मीद है इस सीरीज में भी आत्मविश्वास से भरी टीम इंडिया का शानदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सिलेक्शन कमेटी की घोषणा कर दी है। बोर्ड ने एक बार फिर चेतन शर्मा पर भरोसा जताया है। चेतन शर्मा को एक बार फिर मुख्य चयनकर्ता बनाया गया है। बोर्ड ने कहा है कि क्रिकेट सलाहकार समिति में शामिल सदस्यों सुरक्षा नायक अशोक मल्होत्रा और जतिन परांजपे ने अखिल भारतीय वरिष्ठ चयन समिति के सदस्यों के लिए व्यापक चयन प्रक्रिया अपनाई। 18 नवंबर 2022 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए गए 5 पदों के विज्ञापन के बाद बोर्ड के पास लगभग 600 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से CAC ने व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए 11 व्यक्तियों को चुना था। साक्षात्कार के आधार पर समिति ने वरिष्ठ पुरुषों की राष्ट्रीय चयन समिति के लिए चेतन शर्मा के साथ शिव सुंदर दास, सुब्रतो बनर्जी, सलील अंकोला, श्रीधरन शरद के नामों की सिफारिश की है।
उसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।